हेलो। हेलो। ओके। हेलो एवरीवन। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम लोग दूसरा टॉपिक गैमेटोजेनेसिस का स्टार्ट कर सकें। गैमेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग गैमेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे oogenesis के बारे में। ठीक है, oogenesis के बारे में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में चलती है और oogenesis फीमेल्स में चलती है। ठीक है। हाँ, तो आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें सारे स्टूडेंट। ओके। ठीक है, तो अंड जनन या इसी को हम लोग बोलते हैं oogenesis। और oogenesis कहाँ पर चलती है? तो ये चलती है फीमेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, फीमेल्स में चलती है ये oogenesis की प्रोसेस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का पोर्शन था, इसको पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग oogenesis देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अंड जनन। ठीक है, oogenesis या अंड जनन। ओके, तो oogenesis मीन्स क्या? oogenesis किसको बोलेंगे? तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। ठीक है, तो फीमेल मैच्योर गैमीट का क्या होना, फॉर्मेशन होना या बनना, क्या कहलाता है? oogenesis या अंड जनन। ध्यान रखना इस चीज़ को कि मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया मादा के अंडाशय में भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाती है एवं प्रत्येक अंडाशय में 20 लाख अंड जनन कोशिका का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान देने वाली पॉइंट है। हमने क्या देखा था मेल में? ठीक है, मेल में हमने क्या देखा था कि मेल में कब स्टार्ट हो जाती हैं? जो मेल होते हैं उसमें, ठीक है, प्यूबर्टी एज में। ठीक है, प्यूबर्टी एज है जिसको बोला जाता है, ठीक है, यौनावस्था। यहाँ पर क्या होता है, जो कि 12 से 16 वर्ष की एज को तक क्या हो जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है या तब जब इंसान क्या होता है, 12 से 16 की एज में होता है या प्यूबर्टी स्टेज में होता है, तब उसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता था। लेकिन फीमेल में क्या है? ठीक है, फीमेल में ऐसी बात नहीं है। फीमेल में oogenesis कब शुरू होता है? तो स्टार्ट ये कब हो जाता है? ध्यान रखना, स्टार्ट हो जाता है जब ये एम्ब्रियो स्टेज में रहता है। ठीक है, एम्ब्रियो या बोल सकते हैं फीटस स्टेज में रहता है ना। फीटस स्टेज में ये फीमेल जब माँ के गर्भ में रहता है तभी से, ठीक है, तभी से क्या स्टार्ट हो जाता है? तभी से oogenesis की जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखना, मैं oogenesis की बोल रहा हूँ कि प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, कंप्लीट नहीं होती है। ध्यान रखना, प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाती है? फीटस स्टेज से ही प्रारंभ हो जाती है, जब फीमेल के क्या होती है, माँ के गर्भ में रहती है, फीटस में रहती है। क्लियर? तो यहाँ देखिए कि अंड जनन की प्रक्रिया मादा के अंडाशय में भ्रूणी अवस्था में ही शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? अब भ्रूणी अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है एवं प्रत्येक अंडाशय में 20 लाख अंड जनन कोशिका का निर्माण होता है। मीन्स प्रत्येक जो ओवरीज होती हैं ना, उसमें 20 लाख अंड जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। क्लियर? जन्म के बाद अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जन्म के बाद जैसे ही बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ हो जाएगा, जो बेबीज़ होंगे उनके बर्थ हो जाएगा, जो भी फीमेल बेबीज़ होंगी उनकी बर्थ हो जाएगी। तो बर्थ के बाद, ठीक है,
बर्थ या जन्म के बाद क्या होता है, जन्म के बाद ये जो ठीक है, oogenesis की जो प्रोसेस है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अंड जनन कोशिका का, ठीक है, अंड जनन कोशिका का निर्माण होना क्या हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, ठीक। oogenesis सेल का निर्माण होना बंद हो जाता है, अंड जनन। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये चीज़ें फीमेल्स में अलग होती हैं और मेल्स में अलग होती हैं। उगोनिया से भ्रूणी अवस्था में ही प्राइमरी अंडक कोशिका बनती हैं। तो उगोनिया में क्या बोल रहे हैं हम लोग, उगोनिया से क्या होती हैं, भ्रूणी अवस्था में ही, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या बन जाती हैं, प्राइमरी एग सेल्स बन जाती हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एग सेल्स, बोलकर हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। तो उगोनिया में भ्रूणी अवस्था में ही, ठीक। तो उगोनिया जो रहती है, उगोनिया उसके जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या स्टार्ट हो जाती है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लियर डिफरेंस है मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में और oogenesis में, ठीक। और कुछ सिमिलरिटी भी हैं, जैसे कि, ठीक, यहाँ आप देख सकते होंगे कि इसमें भी जो oogenesis या फिर उगोनिया का डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट वो अलग अलग 3 फेजेस में होता है। और वो अलग अलग 3 फेजेस कौन कौन से हैं, तो मल्टीप्लिकेशन फेज़, ठीक है, मैचुरेशन फेज़, ग्रोथ फेज़। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज़, सेकंड है ग्रोथ फेज़ और थर्ड है मैचुरेशन फेज़। ये फेज़ हमें क्या देखने को मिल रहा था, वहाँ भी कॉमन देखने को मिल रहा था, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी कॉमन देखने को मिल रहा था, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज़ था, ग्रोथ फेज़ था और मैचुरेशन फेज़ था। क्लियर? अगर हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेशन फेज़ की, तो जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में होता था ठीक उसी तरह से होता है, ठीक। जो प्राइमोडियल सेल होती है, प्राइमोडियल जर्म सेल होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं आद्य जनन कोशिका, ठीक, आद्य जनन कोशिका या प्राइमोडियल जर्म सेल होती है, ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। ये इनमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है इसमें, माइटोसिस होता है, मीन्स समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन से बहुत सारे उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ समसूत्री विभाजन हुआ है, देख सकते हैं। तो इस तरह से क्या बना है, उगोनिया का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज़ में क्या हो रहे हैं, सिंपली नंबर इंक्रीज़ कर रही हैं, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो और यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक, बहुत सारे नंबर बन गए, ठीक। तो बहुत सारे किसके नंबर बन गए, तो बहुत सारे उगोनिया के नंबर बन गए। प्राइमरी प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस के फलस्वरूप बहुत सारे उगोनिया, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अंड जनन कोशिका का निर्माण हो गया, ठीक है। अब उगोनिया का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये उगोनिया क्या करती हैं, ग्रोथ फेज़ में एंटर करती हैं। ध्यान रखना, ग्रोथ फेज़ में जो सेल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, 2n होती है, मीन्स डिप्लॉइड होती हैं। और जो प्राइमरी oocyte बनेगा ग्रोथ फेज़ के बाद, वो भी क्या होती है, वो भी डिप्लॉइड होती है। क्लियर? इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ये जो उगोनिया होता है वो ग्रोथ फेज़ में एंटर करता है, और ग्रोथ फेज़ में एंटर करने के बाद क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? किसका फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी oocyte का, ठीक है। और ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, बाद में मैचुरेशन फेज़ में एंटर करेगा, और मैचुरेशन फेज़ में एंटर करने के बाद इसमें मियोसिस होगा। क्लियर? तो इसको आगे देखेंगे। तो यहाँ देखिए, प्राइमरी अंडक कोशिका, इसी को हम लोग प्राइमरी oocyte बोल रहे हैं ना, को ग्रेनुलोसा कोशिका की परत घेर लेती है। अब इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है ना,
इसके चारों ओर क्या बन जाती है, इसके चारों ओर कोशिका की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो प्राइमरी ओसाइट होता है, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी ओसाइट, इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ इस तरह से चारों तरफ क्या बना है, प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर बनी हुई है। किसकी? ग्रेनुलोसा की लेयर बनी हुई है, ग्रेनुलोसा लेयर। तो आप यहाँ देख सकते हो चारों तरफ किसकी, ठीक है, ये प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ किसकी लेयर बनी है, ग्रेनुलोसा की लेयर बनी हुई है। ठीक है, और जैसे ही इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की लेयर बन जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, इसको हम लोग बोलने लगते हैं, जब ग्रेनुलोसा लेयर बन जाती है तो इसको प्राइमरी फॉलिकल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, क्लियर? ये प्राइमरी ओसाइट है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं प्राइमरी ओसाइट और ये चारों ओर ग्रेनुलोसा लेयर, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक, क्लियर? अब प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक और थिक मेम्ब्रेन बन जाती है। क्या बन जाती है? एक और थिक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं थीका मेम्ब्रेन। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो हमने यहाँ देखा था कि सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। तो सेकेंडरी फॉलिकल के यहाँ चारों तरफ आप देखो, यहाँ चारों तरफ क्या बनना शुरू हो गया है, और मेम्ब्रेन। ठीक है, और मोटी मेम्ब्रेन स्टार्ट होना शुरू। ठीक है, ये भी ग्रेनुलोसा की और मोटी लेयर, किसकी? ग्रेनुलोसा की ही, ग्रेनुलोसा की ही और मोटी मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो गई है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी यहाँ क्या है, प्राइमरी ओसाइट बीच या सेंटर में क्या है, प्राइमरी ओसाइट, और ये सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। क्लियर? ओके, सेकेंडरी फॉलिकल क्या होता है, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, यहाँ आप देख रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल, वो किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी फॉलिकल में। अब टर्शियरी फॉलिकल में जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ और चेंजेस होते हैं। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स होता है उसके चारों ओर कुछ और मेम्ब्रेन बनने लगती हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है ऐसा ना, इसके चारों तरफ कुछ और मेम्ब्रेन बनने लगती हैं, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शियरी फॉलिकल्स में। अब ये टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो चुका सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहाँ आप देख सकते होंगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी ओसाइट प्रेजेंट है बीच में, उसके बाद उसके चारों तरफ, ठीक है, और मेम्ब्रेन बन गई हैं। तो जो अंदर में मेम्ब्रेन बनी है उसको हम लोग बोल रहे हैं थीका इंटरना मेम्ब्रेन, और जो बाहर में मेम्ब्रेन है उसको बोल रहे हैं थीका एक्सटर्ना। तो दो मेम्ब्रेन बन जाती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, बाहर जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना। क्लियर? अब होता क्या है, इसके बीच में एक कैविटी पाई जाती है, प्राइमरी ओसाइट और ये जो थीका इंटरना है उसके बीच में कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम कैविटी। क्या बोला जाता है इसको, एंट्रम कैविटी बोला जाता है। क्लियर है? क्या बोला जाएगा इसको, एंट्रम कैविटी इसको बोला जाता है। अब होता क्या है नेक्स्ट स्टेज में, ये जो प्राइमरी ओसाइट है या सॉरी टर्शियरी फॉलिकल है, ये टर्शियरी फॉलिकल्स में अनइक्वल डिवीज़न होता है। क्या होता है, अनइक्वल डिवीज़न। और जब अनइक्वल डिवीज़न होगा तो क्या होगा, अनइक्वल डिवीज़न होगा मीन्स बराबर डिवीज़न नहीं होगा। मतलब अगर ये टर्शियरी फॉलिकल है और इसमें डिवीज़न हुआ तो एक क्या बनेगी, एक बड़ी सेल्स बनेंगी, एक छोटी सेल्स, क्योंकि अनइक्वल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, तो जो बड़ी सेल्स होती है वो क्या होती है, ये सेकेंडरी ओसाइट होती है। ठीक है, बड़ी सेल्स होती है वो सेकेंडरी ओसाइट होती है, और जो छोटी सेल्स होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पोलर बॉडी बोलते हैं। क्लियर? क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर बॉडी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनइक्वल डिवीज़न हुआ है, म्यूसिस फर्स्ट हुआ है सेकेंडरी ओसाइट टर्सरी फॉलिकल का, और टर्सरी फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट में चेंज हुई हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडीज़ में। क्लियर? तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये सेकेंडरी ओसाइट याद रखना, सेकेंडरी ओसाइट क्या होती है? सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट रहती है, मीन्स सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट अरेस्ट रहती है, मतलब सेकेंडरी ओसाइट से अभी ओवम का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ होता है। ठीक है, मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन अभी नहीं होता है, क्योंकि ये अरेस्ट रहती हैं। जब ये ठीक है प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में पहुंच जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यौनावस्था या प्यूबर्टी स्टेज, तब क्या होता है? तब ये अरेस्ट है वो हटता है और सेकेंडरी ओसाइट फिर मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? तो इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना। अब ये सेकेंडरी ओसाइट में कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट में क्या पाए जाते हैं? कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और क्या क्या ये स्ट्रक्चर होते हैं? तो ठीक है, बीच में क्या पाया जाता है? जो बीच में सेकेंडरी ओसाइट, ये क्या हो गया? सेकेंडरी ओसाइट हो गया। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ का जो लेयर था उसको हमने क्या कहा? यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, जो पहले ही प्रेजेंट थे। इसके अलावा दो और मेम्ब्रेन यहाँ पर पाई जाती हैं, एक जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसुडा, जो पहले भी थी, और एक होता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इस क्या क्या देख रहे हैं हम लोग? जोना पेलुसुडा और कोरोना रेडिएटा। मैं एक बार फिर यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ, एक बार फिर यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सेकेंडरी ओसाइट का स्ट्रक्चर है, तो सेकेंडरी ओसाइट में क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ बीच में ये क्या है? सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ, ठीक है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, यहाँ आप देख रहे होंगे थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, यहाँ भी थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना देखने को मिल रहा था। इसके अलावा सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ क्या है? कुछ दो मेम्ब्रेन हैं। एक मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जोना पेलुसुडा, और सेकेंड मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं? कोरोना रेडिएटा। तो याद रखना, ये जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, कोरोना रेडिएटा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और जोना पेलुसुडा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेम्ब्रेन। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। और कोरोना रेडिएटा को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट पोलर बॉडी बना है यहाँ पर, ठीक है, जो कि म्यूसिस हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोलर बॉडी बना है। ठीक है, तो जब ये सारे मेम्ब्रेन इसमें बन जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी ओसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। जब ये सारी से स्ट्रक्चर बन जाती हैं तब। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं, बहुत संख्या में प्राथमिक पुटिका जन्म से यौनावस्था तक नष्ट हो जाती हैं, इसलिए यौनावस्था पर हर एक ओवरी से केवल 60,000 से लेकर 80,000 फॉलिकल शेष रहते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बनते तो कितने हैं? 20 लाख के आसपास ना, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कहाँ तक? ठीक है, प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते क्या होते हैं? बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, और एक ओवरी में लगभग कितने कितने फॉलिकल्स बच जाते हैं? केवल और केवल 60,000 से 80,000 फॉलिकल्स क्या होते हैं? केवल क्या होते हैं? बच जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि केवल और केवल 60 से 80,000 फॉलिकल्स शेष रह जाती हैं। और ध्यान रखना, जैसे जन्म होता है फॉलिकल्स का, ठीक है, यहाँ तो मैं बताया था कि जन्म के बाद अंडजनन कोशिका या ओवम का निर्माण होना बंद हो जाता है। अब होता क्या है कि रजोचक्र जिसको क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोला जाता है, के दौरान एक प्राइमरी फॉलिकल
ग्राफियन फॉलिकल में बदल जाती है। तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स थी ना, या प्राइमरी oocyte जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है वो किस में बदल जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स में। ठीक है, किस में बनी जाती है, ग्राफियन पुट्टिका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, इसको ग्राफियन फॉलिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्राफ नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले दिखा था। और कैसे कन्वर्ट होती है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, एक हार्मोन रिलीज होता है और इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं FSH। ठीक है, क्या बोलते हैं, FSH, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये जो प्राइमरी oocyte है या प्राइमरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पुट्टिका है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल्स में। किस में, ग्राफियन फॉलिकल्स में। और यही ग्राफियन फॉलिकल बाद में क्या होती है, मैच्योर ओवम होती। क्लियर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर FSH हार्मोन फॉलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का मेजर रोल है। अब यहाँ पर हम रुक गए थे मैच्योरेशन फेज में, आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं मैच्योरेशन फेज को। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, ये प्राइमरी oocyte, ठीक है, में यहाँ क्या होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। और मियोसिस कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte किस में, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और फर्स्ट पोलर बॉडी क्या क्या बनती है, ध्यान रखना, मियोसिस फर्स्ट में एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और दोनों में क्या होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं, हाफ होते हैं। क्लियर। अब इस सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीज़न होता है और मियोसिस सेकेंड डिवीज़न के थ्रू क्या बनते हैं, फिर से एक ओवम बनता है और एक सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि सेकेंडरी oocyte को ही हम लोग क्या लास्ट में किस में कन्वर्ट होगा, ओवम में कन्वर्ट होगा। तो मियोसिस सेकेंड में क्या बन रहे हैं, ओवम, एक ओवम बन रहा है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडीज बन रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ बने थे। और फर्स्ट पोलर बॉडी किसमें डिवाइड हो रही है, मियोसिस सेकेंड में, तो अतिरिक्त पोलर बॉडी मतलब एक्स्ट्रा पोलर बॉडी में डिवाइड हो रही है। क्लियर। तो एक चीज़ यहाँ याद रखना कि जो ये पोलर बॉडी है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी है, इसमें कभी कभी डिवीज़न होता है और कभी कभी डिवीज़न नहीं होता है। मीन्स ये डिवीज़न कभी कभी रुक जाता है और ये बाकी अतिरिक्त जो पोलर बॉडीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये डिवीज़न कंटिन्यू रहता है और ये अतिरिक्त पोलर बॉडी देखने को मिलती हैं। तो ये अतिरिक्त पोलर बॉडी का बहुत ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट यहाँ रोल नहीं है किसी भी प्रकार का, यहाँ पे ओव्यूलेशन में या फिर ओवम के फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का यहाँ रोल नहीं है। क्लियर। बनना क्या था इसमें, मेन बनना था ओवम का, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अंडाणु बोल रहे हैं। और बाकी सेकेंडरी पोलर बॉडी यहाँ पर किसी भी प्रकार का oogenesis में रोल प्ले नहीं कर रही है या फिर ओवम को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ था, जब मियोसिस हुआ था तो कितने बन रहे थे, 4 स्पर्म बन रहे थे ना, कितने बन रहे थे, 4। यहाँ पर देखिए 4 स्पर्म बन रहे थे यहाँ से, ये 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस के फलस्वरूप केवल और केवल एक ओवम बन रहा है। क्लियर। ओनली और ओनली कितने ओवम बन रहे हैं, ओनली और ओनली सिंगल ओवम बन रहे हैं। तो हर एक बार क्या होगा, हर एक बार मियोसिस होगा और एक सिंगल ओवम बनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया oogenesis का प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। oogenesis या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमीट्स का बनना। क्लियर। तो हर एक मंथ में क्या होते हैं, ठीक है, मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होते रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है,
तो आज हम एक और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। oogenesis तो हम पढ़ चुके हैं और मतलब गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों पढ़ा। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास टाइम बचा हुआ है इसलिए हम एक और टॉपिक को यहाँ पर शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसी को बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, मासिक चक्र। ठीक है, तो इस मासिक चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को हम लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। याद रखना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स फीमेल्स में होती हैं। ठीक है, फीमेल्स में होती हैं। ठीक है, मेल्स में नहीं पाए जाते हैं। मेल्स में साइकिल रन नहीं करती हैं, ओनली और ओनली फीमेल्स में ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, ठीक है, रजोधर्म या, ठीक है, रजो साइकिल भी कहा जाता है, रजो चक्र भी कहा जाता है। ओके, तो इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पेन विजिबल है सभी को? ठीक है, विजिबल होगा। देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक चक्र, ठीक है, जिसको मासिक चक्र भी कहा जाता है, और कहाँ पर होती है ये, फीमेल्स में होती हैं। किस पर होती हैं ये, मेनली फीमेल्स में ये चीज़ें होती हैं, ये होती हैं। तो क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स या रिप्रोडक्टिव साइकिल? तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ह्यूमंस, एप्स एंड मंकीज़। तो मंकीज़ में, ह्यूमंस में और एप्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है फीमेल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? मैं बार फिर बता दूं कि रिप्रोडक्टिव ह्यूमंस में, एप्स में और मंकीज़ में, फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती हैं, और इसी साइकिल्स को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मासिक चक्र कहा जाता है। क्लियर? बात करें ह्यूमंस की, तो इंसानों में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है। ठीक, इन ह्यूमंस मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज़ ऑफ 28 डेज। तो कितने दिन का होता है, ध्यान रखना, ह्यूमंस में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 दिन का होता है। क्लियर? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि मेनार्क। मेनार्क क्या है, या जिसको हम लोग बोलते हैं रजोदर्शन हिंदी में। तो व्हाट इज़ मेनार्च या मेनार्क जिसको बोलते हैं, क्या है रजोदर्शन? तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एट एज ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के एज में क्या होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट हो जाना क्या कहलाता है, मेनार्क कहलाता है। हमने अभी oogenesis पढ़ा है ना अभी, और oogenesis में क्या बोला कि सेकेंडरी साइट अरेस्ट रहती हैं, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है ना, प्यूबर्टी स्टेज जो कि 11 से 13 ईयर्स के बीच में स्टार्ट होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर सेकेंडरी साइट मैच्योर होना, रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैच्योर कर रिलीज़ होने स्टार्ट कर देती हैं। तो इसी को, और इसी का एक पार्ट है, इसी का प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनार्च। ठीक है, और मेनार्च में क्या होता है, मेनार्च किसको बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्टिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेनार्च बोल रहे हैं। और ये स्टार्ट कब होता है, 11 से 13 ईयर के बीच में, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी में। वहीं मेनोपॉज क्या है, व्हाट इज़ मेनोपॉज, या जिसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोला जाता है, रजो निवृत्ति। ठीक, तो मेनोपॉज क्या है, तो मेनोपॉज मीन्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुकना या स्टॉप होना क्या कहलाता है, रजो निवृत्ति कहलाती है। तो स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। तो क्या हो जाना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रुक जाना, स्टॉप हो जाना क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है। और ये जो मेनोपॉज होता है वो 45 से 50 ईयर के बीच में स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर? तो मेनार्क मीन्स स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड मेनोपॉज इन स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये जो मेनार्क होता है, अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल रहे हैं, या फिर हम लोग बात करें, ठीक है, फीमेल्स की, फीमेल रिप्रोडक्टिव की कैपेसिटी को, फीमेल रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को, तो क्या होती हैं ये मेनार्क के, ठीक है, मेनार्क और मेनोपॉज। ठीक है, मेनार्क और मेनोपॉज के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में क्या करती हैं ये
ओवम को रिलीज़ करती हैं, ठीक है, ओवम रिलीज़ कर सकती हैं कब? मेनार्क और मेनोपॉज का जो बीच का टाइम होता है, इसी टाइम ड्यूरेशन में ये ओवम होती हैं उसको रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और अगर इस ओवम का फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ, ठीक है, इसका क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म के साथ, तब ये क्या कर सकती हैं? तब ये बच्चे को जन्म दे सकती हैं चाइल्ड से, ठीक है। इसमें ठीक है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और उससे फिर न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत क्रिटिकल हो, यही टाइम ड्यूरेशन के बीच में क्या हो सकता है? केवल और केवल ये ठीक है प्रेगनेंसी को कंसीव की जा सकती हैं। अब हम लोग किसको बोल रहे हैं? रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल समझ में आ गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको बोल रहे हैं? तो ध्यान रखना, साइकिल ऑफ इवेंट विच अकर फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के आने तक का जो टाइम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल से या फिर एक मेंस्ट्रुएशन टाइम से दूसरे मेंस्ट्रुएशन के टाइम की पीरियड को क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके। मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेनी हार्मोन्स। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक धर्म, वो बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है और रेगुलेट किया जाता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो फर्स्ट हार्मोन होता है FSH, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। और इन दोनों हार्मोन को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग? गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक साथ क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन बोलते हैं। क्लियर? थर्ड हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और फोर्थ हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो चार हार्मोन है ना, ये टोटल चार हार्मोन, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, ठीक है। अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होता है? इन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अलग अलग समय में यही जो चार हार्मोन है, ये जो चार मुख्य हार्मोन है, इनका जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं ये हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग फेजेस में बांटकर स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र होता है, उसको हम लोग अलग अलग फेजेस में बांटकर स्टडी करते हैं, अलग अलग प्रावस्था में बांटकर स्टडी करते हैं। तो मेनली चार फेजेस में हम लोग बांटकर स्टडी करते हैं, या चार फेजेस में मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है, ठीक। फर्स्ट फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या जिसको हम लोग बोलते हैं रजस्राव फेज। दूसरा प्रावस्था होता है जिसको फॉलिकुलर फेज बोलता है, या पुट्टिकीय प्रावस्था इसी को बोला जाता है। तीसरा जो फेज होता है वो ओव्यूलेटरी फेज होता है, या अंडोत्सर्ग प्रावस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो चौथा फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। ल्यूटियल और सिक्रेटरी फेजेस बोलते हैं। क्लियर? ल्यूटियल या स्रावी प्रावस्था। तो आपको ये चारों प्रावस्था बिल्कुल याद होनी चाहिए कि कौन कौन से प्रावस्था? मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। तो इन चार फेजेस में क्या किया जाता है? चार फेजेस के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इसको स्टडी की जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में एक एक स्टेजेस को, एक एक फेजेस को क्या करते हैं डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज को, जिसको रजस्राव प्रावस्था कहा जाता है, ठीक है। इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। तो ये कितने दिन तक चलती है? 3 से 5 दिन, और 3 से 5 दिन में ये क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज किसके दिन में? इट लास्ट 3 to 5 डेज। तो 3 से 5 डेज में क्या होती हैं? ये मेंस्ट्रुअल फेज चलती है। क्लियर? और इस प्रावस्था में क्या होता है? तो इस प्रावस्था में रजस्राव होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो का स्राव होता है। किसका? मेंस्ट्रुअल फ्लो का,
ध्यान रखना किसका फ्लो होता है इस फेज में, किसका स्राव, किसका सिक्रीशन होता है, किसका ठीक है क्या निकलता है इसमें, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो या ऋजुस्राव बोलते हैं वो बाहर निकलता है। ठीक है, वो बाहर निकलता है थ्रू वजाइना। क्लियर। तो अब इस जो ऋजुस्राव होता है या फिर जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसमें क्या होता है, तो क्या होता है इसमें, क्या निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या निकलते हैं, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ना, वो सारे ब्रेक होकर क्या निकलते हैं, इस फ्लो के थ्रू निकलते हैं, इस लिक्विड के थ्रू। तो देखते हैं आगे। प्रत्येक साइकिल में 30 से 50 ml ब्लड का लॉस होता है। तो कितने ml प्रत्येक साइकिल में कितने ml ब्लड का लॉस होता है, तो 30 से 50 ml जो ब्लड होता है उसका लॉस होता है हर एक फ्लो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। और इन ब्लड के साथ में क्या निकलती हैं, क्या चीज़ निकलती हैं बाहर, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड इट्स ब्लड वेसल विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम आउट थ्रू वजाइना, या जिसको हम लोग बोलते हैं योनि। तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना, ये जो लिक्विड होता है या फ्लो होता है, उसमें क्या बाहर निकलता है, तो जो ठीक है गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ठीक है, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है ना, वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वो मोटी हो जाती है। तो वही लाइनिंग एंडोमेट्रियम वॉल क्या होता है, या लाइन ब्रेक हो जाती है, और साथ ही साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। और ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग और ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं और दोनों क्या मिलकर लिक्विड बनाते हैं, और यही लिक्विड क्या होते हैं, वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। क्लियर। यही लिक्विड क्या होते हैं, वजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ कुछ टुकड़े बाहर निकलते हैं, इन टुकड़ों को स्ट्रेटम फंक्शनली कहते हैं। वास्तव में ये टूटी हुई एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं। तो ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें क्या बाहर, ठीक है, क्या चीज़ें होती हैं जो बाहर निकलती हैं। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में ठीक है एंडोमेट्रियम के क्या होते हैं, ब्रेक टुकड़ों, ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, ब्रेक होती हैं, और उन्हीं के टुकड़े देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनली। अच्छा, ठीक है, सभी जानते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी इस तरह से दिखाई देते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल्स वास्तव में ये छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं, ठीक है, वास्तव में टूटी हुई क्या होती हैं, एंडोमेट्रियम के टुकड़े। तो याद रखना है ये छोटे छोटे जो स्ट्रेटम फंक्शनली होती हैं, ये वो किसकी पार्ट होती हैं, तो वो एंडोमेट्रियम के टुकड़े होते हैं। क्योंकि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उस समय मोटी हो जाती है, इसलिए वही ब्रेक होकर क्या होती है, निकलते रहती है। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्या बोला, वीपिंग ऑफ यूटेरस। वीपिंग ऑफ यूटेरस मतलब ठीक है एंडोमेट्रियम या फिर यूटेरस का में कुछ पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक होकर क्या करना, उनका टूट कर निकलना ही क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं उसको। ठीक, कुछ साइंटिस्ट इसको ऐसा भी कहते हैं। क्लियर, कि वीपिंग ऑफ यूटेरस या इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। क्लियर, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट डाउन ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ें क्या है कि जो एक स्वस्थ फीमेल की बात कर रहे हैं हम लोग एक हेल्दी फीमेल की बात कर रहे हैं ना। एक हेल्दी फीमेल्स में हर 28वें दिन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। ठीक है, हर 28वें दिन में, अगर एक स्वस्थ फीमेल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, स्वस्थ फीमेल, हेल्दी फीमेल की बात कर रहे हैं। एक हेल्दी फीमेल में हर 28वें दिन में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है। क्लियर, ठीक है, ओके। ये तो हो गया ये पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में कुछ और। ठीक है, फर्स्ट फेजेस के बारे में आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, आप सभी ये चीज़ें जानते हैं और बिल्कुल बहुत पता होगा कि
प्रेगनेंसी के दौरान क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, या फिर कोई भी जब गर्भवती होती है तो उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, नहीं चलता है। क्लियर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज़ लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगा, मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन किसी फीमेल्स को नहीं हो रही है, मतलब वो एक सिग्नल होता है किसका, गुड न्यूज़, मीन्स सी मतलब वो प्रेग्नेंट है, इस तरह का क्या लगाया जा सकता है, मतलब प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अगर किसी फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है तो वो, ठीक है, वो एक क्या हो सकता है, वो सिग्नल हो सकता है, वो इंडिकेट सिग्नल हो सकता है किसकी, कि वो हो सकता है वो क्या हो, प्रेग्नेंट हो। ठीक है, 50% चांस है कि क्या हो, वो प्रेग्नेंट हो। क्लियर। ऐसी बात नहीं कि हमेशा अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा तो वो प्रेग्नेंट ही हो गया, ऐसा ऐसी बात नहीं है। हम मैंने कहा है 50%। ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी बिकॉज ऑफ पुअर डाइट, स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, तो अगर किसी फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कि पुअर डाइट हो, ठीक है, ठीक से उसका फीमेल्स का खान पान ना हो, ठीक है, स्ट्रेस हो, क्लियर, उसकी हेल्थ कंडीशन क्या हो, बहुत अच्छी ना हो, तो ये सारे भी क्या हो सकते हैं, ये सारे भी रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो 50% चांस ये भी हो सकते हैं, 50% चांस ये भी हो सकते हैं। तो हमेशा, ठीक है, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ नॉट इंडिकेटिव फॉर प्रेगनेंसी, हमेशा वो गुड न्यूज़ की तरह इंडिकेट नहीं करता है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर व्हेन ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि, ठीक है, हर 14वें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन में, 14वें दिन में क्या होता है, 14वें दिन में ओवम रिलीज़ होता है। ठीक है, 14वें दिन में ओवम रिलीज़ होता है, और ओवम जब ये रिलीज़ हुआ तो अगर ये स्पर्म के साथ ही फर्टिलाइज़ कर गया तो फिर क्या बन जाएगा, जायगोट, और फिर क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, समझ रहे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर व्हेन ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, अगर वो 14वें दिन अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हो रहा है किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। और अगर फर्टिलाइज हो रहा है, ध्यान रखना, ओवम अगर फर्टिलाइज हो रहा है स्पर्म के थ्रू तो फिर मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो ओवम कितने दिन बाद रिलीज होते हैं, तो 14वें दिन पे, तो इसी टाइम पे क्या होते हैं, इसी टाइम पे, ठीक है, इसी टाइम पे क्या हो सकता है, मैटिंग से प्रेगनेंसी कंसीव की जा सकती हैं। 21वें दिन ओवम यदि ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। मतलब क्लियर यहाँ पता है कि अगर क्या बोल रहे हैं, ओवम फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के थ्रू तो दूसरा फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। क्लियर। तो ये था मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो भी बच गया है लेक्चर उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। क्लियर। तो हम लोग आगे नेक्स्ट जो भी पोर्शन बच गया है उसको पढ़ेंगे। हमने अभी केवल और केवल क्या पढ़ा है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तीनों फेज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सभी को।